नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी के स्टिंग के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको लेकर। आज सुबह ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और फिर उसी अंदाज में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। लोकतंत्र में आज बात करेंगे अजब एमपी की गजब घोटाले की। सीएजी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और जिस अंदाज में यह सब किया गया वो बिल्कुल अनोखा है। लोकतंत्र में तीसरी खबर जो आज हम ले रहे हैं वो है खुशीनगर में, जहां पर एक साथ 20 परिवारों ने अपने मकानों पर घर बेचकर और गांव छोड़कर जाने की बात कही। इसकी सच्चाई क्या है, उसकी जो ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। और फिर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज फिर से बात करेंगे चीन और ताइवान की, जहां ताइवान ने चीन को अब तक का सबसे बड़ा जवाब दिया है। शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के शराब घोटाले में जांच में अब सीबीआई के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। पहले से ही लग रहा था कि ऐसा जरूर होगा। ईडी की टीमों ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका समेत देश भर के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। आपको अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सच साथ में यह भी दिखाएंगे कि बीजेपी ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके बाद आरोपियों के घर पर क्या माहौल है, वहां की भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। दिल्ली में छापेमारी, गुरुग्राम में रेड, लखनऊ में ईडी की दबिश, हैदराबाद में रेड, दिल्ली शराब नीति को लेकर सीबीआई के बाद अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई। हालांकि ईडी मनीष सिसोदिया के घर तो नहीं गई, लेकिन सिसोदिया के अलावा जो 14 आरोपी सीबीआई की एफआईआर में नामजद हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिन पर रेड की गई उनमें आरोपी समीर महेंद्रो शामिल है। समीर महेंद्रो मेसर्स इंडो स्पिरिट के एमडी हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज के राजेंद्र प्लेस स्थित यूको बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उनके घर 207 चोरबाग पर ईडी ने रेड की। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही है तो वहीं इस पर राजनीति होनी भी तय है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इन छापेमारियों के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। कल एक नकली स्टिंग लेके आए, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कुछ नहीं मिला। और आज हमें बताया गया मीडिया के माध्यम से कि कई जगहों पे ईडी की रेड है। अब हमें नहीं मालूम कि ये कहां पे रेड डाल रहे हैं, मगर इतना जरूर मालूम है कि सुबह सुबह कई टीवी चैनल मनीष सिसोदिया जी के घर पे स्टेशन थे। उनको ईडी के सोर्सेज ने बताया होगा कि भाई इनके यहां छापा मारना है। चैनल्स बाहर खड़े थे मगर ईडी नहीं आई। एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को इस मामले में क्लीन चिट दे रही है, तो वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने के लिए अभियान छेड़ दिया। शराब नीति पर बीते करीब 15 दिन से दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इन छापेमारियों को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार करार दे रही है। इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को पहली बार एफआईआर दर्ज की थी।
जिसमें मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया और अब इन्हीं आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर दी। दिल्ली से पुलकित नागर, अनुज मिश्रा, मोहित ओम और प्रेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब रेड पर जो राजनीति हो रही है वो तो अलग बात है, लेकिन आज बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ भारत ने जो कोशिश करी ग्राउंड रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करने की, उसकी बीजेपी ने जो स्टिंग ऑपरेशन जारी किया उसमें सीबीआई की एफआईआर में एक आरोपी के पिता को दिखाया जाता है जो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे दिए, कमीशन दिया। इस स्टिंग के सामने आने के बाद टाइम्स ऑफ भारत ने कोशिश की जमीन पर जाके पता करने की कि सच्चाई क्या है। हमारे रिपोर्टर दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों के घर पहुंचे। दिल्ली के ओखला, जोरबाग, कालकाजी के अलावा लखनऊ, गुरुग्राम, पंचकुला, बेंगलुरु तक पहुंचे। देखिए इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हमें समझ में आया। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। स्टिंग ऑपरेशन में यह दावा किया गया कि मंत्री मनीष सिसोदिया को कमीशन दिया जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में जिस शख्स के बयान पर यह दावा किया गया वो है शराब घोटाले का आरोपी नंबर 13 सनी मारवा का पिता। बीजेपी के इस दावे के बाद टाइम्स नाउ नव भारत ने इस मामले में सभी आरोपियों का पक्ष जानने के लिए सबसे बड़ी पड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टरों ने आरोपियों के घर पहुंचकर उनसे पूरे घोटाले के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के दिल्ली के कालकाजी वाले घर पहुंची। किसी ने ना तो बात की ना ही दरवाजा खोला। मौजूद हूँ, ये E38 है, मारवास करके लिखा हुआ है और हम बीते काफ़ी वक्त से यहाँ पर इनके दरवाज़ों की घंटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। दरवाजे बजाने के बावजूद, ये देखिए कि एक बार फिर से मैं बेल बजा रहा हूँ, लेकिन बेल बजाने के बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, सबको अंदर से लॉक कर दिया गया है और अंदर से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हम बीते कई घंटों से यहाँ पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम इनके जो परिवार के जो अंदर लोग मौजूद हों उनसे हम संपर्क साध सकें, उनसे हम पूछ सकें कि आखिर क्या कुछ है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इस मामले में एक आरोपी IAS अधिकारी RF गोपी कृष्ण भी सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 है। इन्होंने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका अदा की। मामले की जांच से पहले इनका ट्रांसफर दमन कर दिया गया था और एफआईआर दर्ज होने के बाद से सस्पेंड चल रहे हैं। लेकिन जब उनके दिल्ली वाले आवास पर टाइम्स नाउ भारत रिपोर्टर पुलकित नागर पहुंचे तो गेट ही बंद कर दिया गया। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो एफआईआर में दूसरा नाम है वो IAS अधिकारी गोपी कृष्णा का है और ये दरवाजा देख लीजिए, ये बंद कर दिया गया है, हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। क्यों आपने दरवाजा बंद कर रखा है? ये देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत की टीम जब बाहर पहुंची तो दरवाजा बंद कर दिया गया। अभी कैमरा जब ऊपर जाएगा तो आप ये देखेंगे कि अंदर से जिन गाड़ियों को बाहर आना है उन्हें भी अंदर रोक दिया गया है। ये देखेंगे आप, गाड़ी पे लिखा हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और सामने आप ये देखेंगे तो ड्राइवर भी बाहर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा और पीछे एक गाड़ी और खड़ी है, उसके पीछे एक गाड़ी और खड़ी है। 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये तीनों सरकारी गाड़ियां हैं, लेकिन इन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है कि बाहर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम खड़ी हुई है और इसी को देखते हुए यहां पर इन गाड़ियों को बाहर आने से रोक दिया गया। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 12 महादेव लिकर के ठिकाने पर भी पहुंचे। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर महादेव लिकर का ऑफिस चलता है, लेकिन गार्ड ने यहां भी अंदर जाने से रोक दिया। दिल्ली शराब घोटाले मामले में इस वक्त हम आरोपी नंबर 12 MS महादेव लिकर B303 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के ऑफिस में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है महादेव मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड का। इस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इस ऑफिस में कौन आता है, कौन इसके ऑनर हैं और क्या यहाँ पे काम होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार है। ये महादेव लिकर्स वाला ऑफिस यही है? कुछ नहीं जानकारी है, मैं नया गार्ड हूँ। जानकारी तो होगी ना, जब बोर्ड लगे हैं तो कौन से फ्लोर पे ऑफिस है तो पता होगा आपको? ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर है। तो इस ऑफिस में स्टाफ आता है? हाँ आता है। कब रोज आता है? हाँ, वो जो है दूसरे जगह ऑफिस है। कहाँ पर? कहीं कहाँ है ये हम नहीं बता सकते। मैं यहाँ का
इतना बता दिया बहुत है। सनी मारवा को देखा यहाँ पे कभी? नहीं। एफआईआर के हिसाब से आरोपी नंबर 15 अर्जुन पांडे से भी टाइम्स नाउ ना भारत रिपोर्टर अभिषेक राज ने बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी कोई शख्स कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। कि एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी में 15 लोगों का नाम है। इसमें जो सबसे अंतिम नाम है, जिनका नाम है अर्जुन पांडे, जो कि गुड़गांव डीएलएफ फेज 3 के इस नेशनल मीडिया सेंटर में रहते हैं। मुझे अंदर आने के लिए बोला या मना किया? सर देखो, जब तक अप्रूवल अंदर से नहीं मिलेगा हम अलाउ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या बोला कि मुझे अंदर नहीं जा सकते? सर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते, जब तक रेसिडेंट नहीं बोलेंगे हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। उन्होंने आरोपी नंबर 10 बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के इसी विपुल ग्रीन सोसाइटी में लिस्टेड है। टाइम्स नाउ ना भारत रिपोर्टर इस लोकेशन पर भी पहुंचे, लेकिन गार्ड ने सोसाइटी के गेट पर ही रोक दिया। से जो 10वें नंबर के आरोपी हैं, जो बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इसी गुड़गांव की जो विपुल ग्रीन सोसाइटी है फेज 1 की, यहाँ इसमें 15 नंबर के टावर में 1402 नंबर के फ्लैट में इसी में मौजूद है। सर बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड टावर नंबर 15 1402 का ऑफिस यहीं पे है? जी मेरे को आइडिया नहीं, एक सेकंड उनको फोन कर लें। ऑफिस नहीं है। शराब घोटाले में आरोपी समीर महेंद्रू के घर भी ईडी ने रेड की। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुआ, न ही हमें घर के भीतर जाने की इजाजत दी गई। इस वक्त मैं जोरबाग के मकान संख्या 207 पे मौजूद हूं और जो समीर महेंद्रू, जो सीबीआई की जो लिस्ट अभियुक्तों की, उसमें 8वें नंबर पे जो नाम है वो देखिए कि वो यही आवास। अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हम एक बार बेल बजा करके भी देखने की कोशिश करते हैं कि कोई है कि नहीं है और क्या रिस्पॉन्ड आता है। ये देखिए कि हमने बेल बजाया और पहले भी हमने बेल बजाया था, लेकिन अंदर से किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप यहीं रहते हैं क्या? मैं टाइम्स नाउ भारत से हूँ। ये कह रहा हूँ कि जो समीर महेंद्रू हैं, जिनका जो सीबीआई के जो लिस्ट है अभियुक्तों की, उसमें 8वें नंबर पे है, तो वो कहाँ है फिलहाल? आप ये बंद कर दो प्लीज। शराब घोटाले में 19 अगस्त को जब मनीष सिसोदिया के घर दिल्ली में रेड चल रही थी, उसी दौरान लखनऊ के ओमैक्स हाइट्स में भी सीबीआई ने रेड की थी। यहाँ पर मनोज राय नाम के एक शख्स रहते हैं, जो सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 6 है। ओमेक्स हाइट है, यहाँ पर मनोज राय जो आबकारी कंपनी में कर्मचारी हैं वो रहते हैं। सीबीआई की टीम भी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंची थी, हालांकि उस वक्त उस घर में कोई मौजूद नहीं था। अब देखिए गार्ड साहब फोन मिलाकर संपर्क साध कर रहे हैं। जी क्या नाम है इनका? विजय जी नमस्कार, मैं मनीष यादव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। जी सर बताइए। अच्छा ये 1003 फ्लैट में जाना था मुझे, ये किसका फ्लैट है? ये मनोज राय। मनोज राय सर नहीं यहाँ रहते हैं। तो ये आपने देखा कि हम सब जगह गए, कोई भी आरोपी अभी अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। शराब घोटाले के खिलाफ दिल्ली में आज फिर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की गई। दिल्ली में पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। ये कुछ विजुअल्स हैं, उसके जरा आप देख लीजिए। इस वक्त हम मथुरा रोड पर मौजूद हैं और दिल्ली बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुकी है। और यहाँ से जो योजना है कि ये जिस जगह है, यहाँ से ये प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर तक पहुँचेंगे और वो मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर हमलावर दिख रही है। पहले शराब घोटाले के मामले को लेकर के दिल्ली बीजेपी ने जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की और उसके बाद जो क्लासरूम के मामले हैं उसको लेकर के भी दिल्ली बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी यहां से पैदल मार्च के जरिए जो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनके घर तक पहुंचेगी। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये देखिए किस तरीके से जो लोग यहां मौजूद हैं। और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यासिर जिलानी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। ये हाथ में आपकी तख्ती है कि शराब के ठेकेदारों से 6% कमीशन खाने वाले केजरीवाल और सिसोदिया को बर्खास्त करो। कितने आप लोग एग्रेसिवली इस चीज को विरोध कर रहे हैं? देखिए हमारा सवाल है, आज का जो प्रदर्शन है खास करके वो एलओपी के नेतृत्व में, रामवीर सिंह विदुड़ी के नेतृत्व में जो 8 विधायक आते हैं, उन्होंने तय किया है कि जो भ्रष्टाचार के अंदर पराकाष्ठा के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके मनीष सिसोदिया को आखिर केजरीवाल बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? बर्खास्त करना चाहिए। 6% का जो कमीशन है, उसका हजारों करोड़ रुपया जो घोटाला हुआ है इस शराब नीति में, उसमें अगर नैतिकता बची हुई है, जरा सी भी राजनीतिक नैतिकता केजरीवाल में बची हुई है, तो मुझे लगता है कि इस्तीफा
दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश के घोटाले की बात आपको शुरुआत में बताई थी, तफसील से वो खबरें बता देते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में और चुपके से भ्रष्टाचार कर लेने में फर्क बहुत होता है। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार को आज तक हर मामले में क्लीन चिट दे देते हैं, चाहे व्यापम का मामला हो या कोई भी बड़ा करप्शन का आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगे तो मामा जी आके कह देते हैं कि सब ठीक है। लेकिन सीएजी ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी है। प्रदेश में जिस पोषण आहार को बच्चों में बांटते थे उसे बेचकर सरकारी भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेबें भरी और यह भ्रष्टाचार बिहार के चर्चित चारा घोटाले की तरह किया गया। मतलब सारा काम कागजों पर ही हुआ। और हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रक से इन सारे भोजन को, आहार को भेजा जाना था की बात कही गई थी, जांच में पता चला कि वो ट्रक जो नंबर दिया गया था वो ट्रक ही नहीं है, वो स्कूटी है या कार है या ऑटो का नंबर है। यानी कि पूरी लिस्ट में जो ट्रक के नंबर दिए थे जब उनका मिलान किया गया तो वो स्कूटी निकली या कार निकले या ऑटो के नंबर निकले। अजब मध्य प्रदेश में कैसे ये गजब घोटाला हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गरीबों के हक को बिना डकार ही पचा जाना इस देश के नेताओं की पुरानी आदत है। खुद को प्रदेश का मामा बताने वाले शिवराज सिंह की सरकार में जो भोजन बच्चों को दिए जाने थे उसे सरकार के भ्रष्टाचारी ही खा गए। सत्ता में बैठकर राज्य के लिए भला करने का दावा करना और असल में जमीन पर काम करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है और इसी फर्क का उदाहरण है मध्य प्रदेश का ये राशन घोटाला। शिवराज सिंह सरकार की कथनी और करनी के बीच के फर्क को सीएजी ने सबके सामने लाकर रख दिया है। पूरा घोटाला जिस विभाग से हुआ है, आजकल उस विभाग के मुखिया स्वयं शिवराज सिंह चौहान हैं। सिर्फ कागजों पर ही राशन बांटा जा रहा था और मुख्यमंत्री चुप्पी साधकर पूरा खेल देख रहे थे। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कुल 110 करोड़ 83 लाख के राशन कागजों में ही बांट दिए गए। बाइक, ऑटो, कार के नंबर को ट्रक का बताया गया। 6 करोड़ 94 लाख का 1125.64 मीट्रिक टन राशन ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्टेशन, उत्पादन, वितरण सब में भारी गड़बड़ी की गई है। कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच मध्य प्रदेश समेत उन तमाम राज्यों की परिवहन विभाग की वेबसाइट से की गई तो पता चला कि ट्रक के नंबर तो स्कूटर के हैं, मोटरसाइकिल के हैं, कार के हैं, ऑटो के हैं। मतलब ऐसे समझिए ये सब सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही चल रहा था, इसका सच से कोई लेना देना था ही नहीं। ये जो टेक होम राशन है, दलिया हो या जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, इस तरह से बोरों में भर के आंगनवाड़ियों के लिए सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो घोटाला हुआ है, जो बड़े पैमाने पर हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रक्स के नंबर थे उसकी जगह पे स्कूटी से नंबर डाल दिए गए। यानी जो राशन का ट्रांसपोर्टेशन है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन का प्रोडक्शन है, राशन का क्वालिटी चेकिंग है, हर लेवल पर धांधलीबाजी हुई है और 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला ये बताया जा रहा है। सोचिए कि जो पौष्टिक या पोषण आहार उन गर्भवती महिलाओं और आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को दिया जाता है, अगर उसी में घोटाले की खबरें सामने आने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। वैसे तो घोटालों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन शिवराज सरकार का यह घोटाला बिहार वाले चारा घोटाले के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि सीधे सीधे आम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे बनाए जा रहे थे। ये सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि राशन का जितना उत्पादन हुआ ही नहीं, उससे ज्यादा कागजों पर दिखा दिया गया और उसी आधार पर बिजली का बिल दिखाकर घोटाला कर लिया गया। कागजों में राशन उत्पादन ज्यादा दिखाया गया, ज्यादा उत्पादन दिखाकर बिजली बिल बढ़ाया गया। कुल 58 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया गया है। रिपोर्ट में घोटाले के एक से बढ़कर एक तरीके हैं। बारी, धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में कुल 6 राशन फर्म से करीब 821 मीट्रिक टन राशन आपूर्ति करने का दावा किया गया। ये अलग बात है कि जिस दिन राशन आपूर्ति की गई उस दिन स्टॉक में इतना राशन था ही नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुप्पी ओढ़ ली। नरोत्तम मिश्रा सामने आए भी तो सीएजी पर सवाल खड़े करके चले गए।
सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में अब विपक्ष को मौका मिला है। कमलनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में हर योजना में, हर काम में भ्रष्टाचार और घोटाला आम बात है। अब शिवराज सरकार में पोषण आहार घोटाला सामने आया है। महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जो कि खुद मुख्यमंत्री के पास है, टेक होम राशन के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। जिस घोटाले पर बीजेपी बोल नहीं रही और कांग्रेस अब चुप नहीं हो रही, उस घोटाले के पकड़े जाने की कहानी सुनकर भी आपको हंसी आएगी। दरअसल 2018-19 में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल से बाहर लड़कियों की संख्या 9000 होने का अनुमान लगाया, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे 36,08,000 मान लिया। कहां तो 9000 और कहां 36 लाख। शिवराज सिंह चौहान के सामने सीएजी की रिपोर्ट अब सवाल और चुनौती दोनों बनकर खड़ी है, और इस पर लंबे वक्त तक उनकी चुप्पी विपक्ष को इस मसले पर ज्यादा मौका देगा। और कांग्रेस ने भोपाल से दिल्ली तक इस मुद्दे को हवा दी तो ये चुनौती शिवराज सिंह के सामने बड़ी परेशानी बनकर खड़े होते देर नहीं लगेगी। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इस राशन घोटाले के आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से जो सफाई दी गई, सफाई में 2 पन्नों का स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें ट्रकों की जगह मोटरसाइकिल या स्कूटर के नंबर लिखे जाने को लिपिकीय गलती, यानी कि किसी की मानवीय गलती को लिख रहा था, उसने गलती से नंबर बताकर कहा गया है कि देखिए कोई बड़ी बात हुई नहीं है। जैसे कि MP09GF 9139 की जगह MP04 GF 9139 लिखा गया, MP09HG 955 की जगह MP09HG 9559 लिखा गया। वाहनों के नंबर लिखने में ऐसी कई गलतियां हुई हैं, ऐसा सरकार का स्पष्टीकरण है। यानी कि मामा जी के राज में अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा सरकार मान रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां पर एक साथ 20 परिवारों ने अपने घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए जिसमें लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है। सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है। अचानक उन परिवार वालों के सबके इकट्ठा क्यों ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपना घर बार बेचकर वहां से निकलना चाहते हैं। यह मनो मारने के धमकी दे रहे हैं और गाली फजियत ये कर रहे हैं। हमारे गांव में बहन बेटियां, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है, रात भर जाकर हम लोग किस तरह बता रहे हैं। तो आबादी को विवाद के लिए एसपी ऑफिस से लेकर डीएम और सबके पास गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। पोर्टल पे भी हम लोग चढ़वाए हैं। एक के बाद एक अपनी परेशानी और दर्द बताने की कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। कुशीनगर के रामकोला में एक साथ 20 घरों पर ऐसे ही पोस्टर चिपकाए गए और इसके पीछे लोग वजह बता रहे हैं सपहा दहाउल टोले के ग्राम प्रधान पति महफूज खान की मनमानी को। घरों पर जो पोस्टर चिपकाए गए हैं उसके ऊपर लिखा गया है ये मकान बिकाऊ है। प्रधान पति महफूज खान के षड्यंत्र और अत्याचार से पीड़ित होकर हम सभी हिंदू गांव छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि न्याय और अन्याय, लेकिन दूसरी बात यह है कि हम लोग पीड़ित हैं। ग्राम प्रधान और पुलिस प्रशासन के लोगों से दिन में रात में पुलिस के लोग, प्रधान और प्रधान के गुंडे लोग डंडा लेकर घूम रहे हैं। लोग हमारे गांव में बहन बेटियां, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है, रात भर जाकर हम लोग किस तरह बता रहे हैं। अगर पानी की टंकी बनेगा तो हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम लोग अपना मकान बेच करके किसी सुरक्षित स्थान पर हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग परेशान है प्रधान से और प्रशासन के लोगों से। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होते ही कई बातें कही जा रही है, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। खबर है कि कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील के सपहा दहाउल टोले पर 284 नंबर की जमीन हरिजन आबादी के नाम से दर्ज है, लेकिन गांव के प्रधान पति महफूज खान इसी जमीन पर जबरदस्ती पानी की टंकी चाहते हैं। यहीं से विवाद के तार निकलने शुरू हुए, लेकिन गांव के लोगों का आरोप सिर्फ इतना भर नहीं है। लगा है कि जब ये लोग महफूज खान हम लोग को इथी कर रहे हैं, इसी के मार हम उनके जमीन बेच कर यहाँ से हम उनके चले जाएंगे। यह मनो मारने के धमकी दे रहे हैं और गाली फजियत ये कर रहे हैं। अब उसमें जो हम उनका जमीन है उसमें पानी के टंकी बनवा के कह रहे हैं, तो हम लोग पानी की टंकी नहीं, हम उनको चाहिए आवास चाहिए, हम उनके घर चाहिए।
ये बहुत आम सी बात है कि अपने जमीन पर पानी टंकी बनाने का विरोध दलित बस्ती के लोगों ने किया होगा। तो महफूज खान पर आरोप लगा कि इसी के बाद से वो गांव के लोगों को परेशान करने लगा और इसी के बाद जमीन बेचने और गांव छोड़कर जाने की बातें भी आने लगी। सर हम लोग का ये इरादा है कि यहाँ पानी की टंकी नंबर 6 नंबर में बन जाएगा ज़मीन। वो पानी की टंकी ये ज़मीन रहेगा, हम लोग के घर में ज़मीन नहीं रहने के लिए हम लोग इसमें बसेंगे सर। हम लोग का घर द्वार इसमें रहेगा सर। ज़बरदस्ती हुआ तो हम धरना पर जितना स्तर उतना करेंगे सर। गांव में है तो हमें पूरा स्तर लगाना ही पड़ेगा, कहाँ कोई भागे गांव छोड़ के। जैसे ही चस्पा पोस्टर की बात पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो फौरन पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने घरों पर लगा पोस्टर भी फाड़ दिया, लेकिन अभी भी ग्रामीण अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ताइपे से आ रही है, ताइवान से, जहां पर ताइवानी प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। वहीं यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में रूस की हालत इतनी खराब है कि उसे अब नॉर्थ कोरिया और ईरान से मदद लेनी पड़ रही है। क्या है इन दावों की सच्चाई, इस रिपोर्ट में। जिनपिंग की हेकड़ी पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन में पुतिन का बारूद मेड इन नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन टू ताइवान वॉर गेम वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन। यूक्रेन में जारी रूस की बमबारी के बीच युद्ध के नए फ्रंट ताइवान से बहुत बड़ी खबर आई है। चीन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गर्जना पर ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है। चाइनीज आर्मी की वॉर एक्सरसाइज का उसी अंदाज में जवाब देने के बाद ताइवानी प्रेसिडेंट ने जो कहा उसके हर लफ्ज का मतलब लाउड एंड क्लियर है। 2.3 करोड़ ताइवानियों की चुनी हुई राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है, चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी नेशनल मिलिट्री ने दुश्मन के इरादे और घुसपैठ का शांति से जवाब दिया है और देश की सुरक्षा की दृढ़तापूर्वक हिफाजत की है। मेरा मानना है कि युद्ध की तैयारियों के इस मिशन के बाद हमारी सेना का युद्ध कौशल ज्यादा परिपक्व और जंगी क्षमता और ताकतवर हुई है। ताइवान के राष्ट्रपति के इस संदेश को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब 2 अगस्त को अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद युद्ध के उन्माद में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइव फायर ड्रिल की। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर फाइटर जेट्स उड़ाए गए। ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोतों की ताकत दिखाई। आलम यह कि चीन के लड़ाकू विमानों की ताइवान के आसमान में घुसपैठ अब भी जारी है। लेकिन चीन की धमकियों से डरे बिना शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर ताइवान की आर्मी ने जिस तरह से अब तक जवाब दिया है, उससे 2 कदम और आगे बढ़कर ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने यह कहकर चीन को और चिढ़ा दिया है कि लाइव फायर ड्रिल्स और वॉर एक्सरसाइजेज ने ताइवान की आर्मी को और ज्यादा फौलादी बना दिया है। ताइवानी प्रेसिडेंट साई ने जिस हुआलियन एयरबेस पर अपने जवानों की हौसला अफजाई के वक्त चीन पर पलटवार किया, वो इसलिए भी खास है क्योंकि इसी एयरबेस पर ताइवानी आर्मी के मिसाइल लोडेड F-16 फाइटर जेट्स ने चीन के जवाब में युद्ध अभ्यास किया था। जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में अगर युद्ध हुआ तो क्या ताइवान की सेना चीन की ताकतवर आर्मी का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि ताइवान की आर्मी में सिर्फ 88,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो चीन की आर्मी में 9.65 लाख एक्टिव सैनिक। ताइवान की नेवी में 40,000 सैनिक हैं, तो चीन की नेवी में 2,60,000 सैनिक। ताइवान की एयरफोर्स में महज 35,000 सैनिक हैं, तो चीन की एयरफोर्स में 4,14,000 सैनिक। ताइवान के पास 1110 टैंक हैं, तो चीन के पास 5250। ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान हैं, तो चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान हैं। ताइवान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है, तो चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं, तो चीन के पास 79 सबमरीन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि ताइवानी प्रेसिडेंट का चीन पर जुबानी पलटवार साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है या फिर इसका मतलब कुछ और है।
जो ताइवान है बहुत मजबूती से तैयार है। अगर चीन गलती करेगा, मिलिट्रीली उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ताइवान की जो डिफेंसेस हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और अमेरिका भी खुल के जो है ताइवान की मदद के लिए आएगा। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि चीन ऐसी बड़ी गलती करेगा कि वो अभी हमला करके ताइवान को लेने की कोशिश करे। ताकत के लिहाज से दोनों देशों में मुकाबला भले बराबरी का ना हो, लेकिन ताइवान की आर्मी और सरकार के हौसले आसमानी। यही वजह है कि ताइवान ने इस नेशनल डे 10 अक्टूबर की थीम डिफेंस ही रखी है। नेशनल डे पर अब की बार ताइवान का स्लोगन है, मैं और आप एक साथ मिलकर अपनी जमीन और अपने देश की रक्षा करेंगे। 10 अक्टूबर को ताइवान की प्रेसिडेंट मिलिट्री परेड का मुआयना करेंगी और जवानों को संबोधित करेंगी। उस दिन साई इंग वैन जो कहेंगी वो आपको पहले ही बता देते हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट उस दिन चाइना को 2 टूक मैसेज देंगी कि ताइवान आजाद है और आजाद रहेगा और चीन ताइवान पे कब्जा करने का ख्वाब भूल जाए। अक्टूबर का महीना चीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20वां अधिवेशन शुरू होने वाला है। चीन की इकलौती पार्टी के इसी जमावड़े में शी जिनपिंग के 3rd टर्म पर मुहर लगनी है। ताइवान जिनपिंग का बहुत बड़ा एजेंडा है। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा कि 16 अक्टूबर से पहले ही चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अब शी जिनपिंग को तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को प्रमाणित करना है ना कि भाई मैं बहुत एक सशक्त लीडर हूँ। एक तरफ तो उनकी विस्तारवादी नीति, दूसरी तरफ ये कहना कि ताइवान जो है वो एक नेचुरल एक्सटेंशन है, यानी कि उसका यूनिफिकेशन चाइना के साथ जो है कोई रोक नहीं सकता, वो बहुत ही शांतिपूर्वक हो जाएगा। ये बातें सब हवा में उड़ जाती हैं जब हम उनकी आक्रामक स्थिति देखते हैं और रोज़ उनके कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रहती है। 16 अक्टूबर तो बस आ पहुँचा, अगले महीने तो है, नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते। चीन अगर ताइवान पर हमले की हिमाकत करता है तो उसे जवाब देने के लिए अमेरिका भी कमर कस चुका है। 1979 में वन चाइना पॉलिसी को मानने के बावजूद ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका ही है। वॉशिंगटन ने हाल ही में ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियारों की नई खेप देने का भी ऐलान किया है। चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद अमेरिका ने ताइवान को हार्पून एंटी शिप मिसाइल, साइड विंडर मिसाइल, रडार वार्निंग सिस्टम और 100 एयर टू एयर मिसाइल देने का फैसला किया है। एक तरफ चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने ताइवान की खुलकर मदद करने की बात कही है, तो वहीं वो रूस से यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की भी भरपूर मदद कर रहा है। और अब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो कीव पर रूस के कब्जे का प्लान पूरा हुआ है और ना ही यूक्रेन ने घुटने टेके हैं। अब ये युद्ध एक साइकोलॉजिकल वॉर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के नॉन स्टॉप बारूदी हमले के बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक रूस अगर उत्तर कोरिया से तोप के गोले और रॉकेट खरीद रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से अखबार ने लिखा है कि रूस अगर कोरियाई गोले और रॉकेट का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, जो ये बताता है कि प्रतिबंधों की वजह से रूसी आर्मी के हथियार और गोले बारूद का जखीरा खाली हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर उत्तर कोरिया से रूस अभी भी मिलिट्री साजो सामान खरीदने का प्लान बना रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या यूक्रेन जंग में वाकई रूस के गोले बारूद का स्टॉक खाली हो गया, जो वो दुनिया से अलग थलग और चीन के करीबी नॉर्थ कोरिया से खरीदारी को मजबूर है, या फिर यह अमेरिका का कोई माइंड गेम है। रशिया हर दिन तकरीबन 20,000 से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स फायर कर रहा था और कई हजार रॉकेट्स और टैंक शेल्स। किसी भी देश के पास में इतने बड़े वॉर वेस्टेज रेट्स नहीं होते, तो बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के पास जो है आर्टिलरी एमुनेशन, टैंक एमुनेशन और रॉकेट जो है ख़त्म हो रहे हैं। चाइना उनको मदद नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना भी घबराता है सैंक्शंस का। इस ऐसे माहौल को देखते हुए ये असलियत है, ना कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा, कि पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से आर्टिलरी एमुनेशन और दूसरे प्रकार का टैंक एमुनेशन और रॉकेट एमुनेशन की सहायता चाह रहे हैं। उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने की खबर पर यूक्रेन का भी जवाब आया है। जो नाटो के मानकों को बदलने में असमर्थ है, वो नॉर्थ कोरिया के मानकों का रुख कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो या फिर राजनीति या फिर जीने का तरीका।
इससे पहले यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया था। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में युद्ध के लिए ईरान से ड्रोन खरीदे जो मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम रहे। अमेरिकी दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की जंग में ईरानी UAV मोहाजर 6 और शहीद का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन में ये ईरानी ड्रोन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि खुद बेहद ताकतवर रूस की आर्मी का स्टॉक वाकई खाली हो गया है, जो उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। ये सच है या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? रशिया एक बड़ा ड्रोन पावर नहीं है और रशिया के उस तादाद में ड्रोन नहीं है जिसकी उसको आवश्यकता है। ऐसे में वो ये हकीकत है ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि वास्तव में वो ईरान से कुछ दर्जे का ड्रोन खरीदना चाहता है। साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि डॉनबास में से भी रशिया को पीछे हटाएंगे और जहाँ क्रीमिया का इलाका है उसको भी फ्री करके रखेंगे। 24 घंटे पहले ही ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉनबास के 2 इलाकों में से रशिया को पिछाड़ दिया है और सदर्न में भी एक इलाके से रशिया को पिछाड़ दिया है। वो चाहे यूक्रेन का वॉर जोन हो या फिर ताइवान, अमेरिकी चैलेंज से मुकाबले के लिए रूस और चीन इन दिनों ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन दिनों पूर्वी रूस में वॉस्टॉक 2022 नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें चीन और रूस के अलावा भारत और सोवियत संघ के पूर्वी देश शामिल हैं। अपने मित्र देशों को एक तरफ रूस साधने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर चीन के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जापान सागर में करके एक डायरेक्ट मैसेज जापान को और इनडायरेक्ट मैसेज अमेरिका को दे रहा है। जापान से दोस्ती की वजह से भारत ने जापान सागर में नेवल एक्सरसाइज से खुद को दूर रखा, लेकिन रूस से पुरानी दोस्ती की खातिर बाकी मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लिया। हालांकि वोस्टॉक 2022 में भारत या फिर दूसरे देशों के हिस्सा लेने से अमेरिका या यूरोपीय देशों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन और रूस की जुगलबंदी बीते कुछ सालों में बढ़ी है, उससे पश्चिमी देशों के कान जरूर खड़े हो गए। Well, China has been caught in a difficult situation. Its closest partner, Russia, is involved in this war. It's a war that doesn't really help China very much because many of its markets, of course, are European and North American markets, and so it's not in a situation where it can really support Russia without damaging its own core interests. And the United States has made it very clear to Chinese business that if they do carry on engaging with Russia, then they will face secondary sanctions, particularly in, say, areas of technology. So on the whole, what China has done is to stay, to some degree, divorced from the conflict. It doesn't feel it has a role to mediate. It could only lose if it took on such a mediation role. पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि ताइवान को चीन भले आंख दिखाए, वो सीधे तौर पर ना तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ खड़ा हो सकता है और ना ही ताइवान पर कब्जे के लिए अटैक कर सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए बड़ा सवाल ये कि ताइवान को हासिल करने के लिए हमले से भी बाज नहीं आने की चेतावनी के बाद क्या चीन खुद को रोक पाएगा? अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका खुद को इस युद्ध से दूर रख पाएगा? जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहरहाल वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, वॉर गेम जरूर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।